नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी, अध्याय 4 और 5। ये अध्याय दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े हैं। और ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और दूसरी पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, अक्सर इन धाराओं से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, धारा 69 जो धोखे से यौन संबंध बनाने के बारे में है, और धारा 70 यानी गैंग रेप, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो आज हम इन सभी प्रमुख धाराओं को एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 4 से। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 61, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अच्छा। इसकी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। और धारा 61(2) में इसका दंड बताया गया है। वो क्या है? अगर अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है, तो सजा वही होगी जो दुष्प्रेरण की होती है। और बाकी मामलों में? अन्य मामलों में 6 महीने तक की कैद या जुर्माना। तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने का सिर्फ प्लान बनाते हैं या उस पर राजी हो जाते हैं, तो उसे ही आपराधिक षड्यंत्र मान लिया जाएगा। बिल्कुल सही। काम हुआ हो या ना हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। और परीक्षा के लिए जो एग्जाम अलर्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। षड्यंत्र में केवल सहमति यानी अग्रीमेंट होना ही अपराध को साबित करने के लिए काफी है। उस काम का पूरा होना जरूरी नहीं है। तो इस पर सीधा सवाल बन सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या आवश्यक है? जी, और जवाब होगा अवैध कार्य के लिए सहमति, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है। अब अगली धारा। अब देखते हैं धारा 62, अपराध का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट। ओके। इसका नियम ये है कि ये धारा उन अपराधों पर लागू होती है जिनके प्रयास यानी अटेम्प्ट के लिए कोई अलग से धारा नहीं है। मतलब एक तरह का कैच ऑल प्रावधान है ये। सही कहा। और इसमें सजा का प्रावधान है उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम आजीवन कारावास या अन्य सजा की आधी यानी 12 अवधि। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे चोरी करने के लिए किसी की जेब में हाथ डाला लेकिन जेब खाली मिली, तो ये चोरी तो नहीं हुई, पर ये चोरी का प्रयत्न जरूर है। समझ गए। तो अगर किसी अपराध को करने की कोशिश की गई लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और उस कोशिश के लिए कानून में कोई अलग सजा नहीं है, तो धारा 62 के तहत सजा दी जाएगी। बिल्कुल। और सजा उस अपराध की अधिकतम सजा की आधी होगी। एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दे, आजीवन कारावास वाले अपराधों के प्रयास में भी सजा मिल सकती है, जो कि अधिकतम सजा का आधा होगा। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो अब हम अध्याय 5 पर आते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी खंड है। निश्चित रूप से। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 63, बलात्कार की परिभाषा यानी रेप। ये मूल रूप से सहमति यानी कंसेंट के बिना किया गया कृत्य है। इसकी क्या परिस्थितियां बताई गई हैं? जैसे कि महिला की इच्छा के विरुद्ध बिना सहमति के या फिर मृत्यु या चोट के डर से सहमति ली गई हो। और नाबालिगों के मामले में? 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यौन संबंध, सहमति हो या ना हो, वो रेप ही माना जाएगा। मतलब सहमति का कोई अर्थ ही नहीं है। कोई अर्थ नहीं, कानून की नजर में वो सहमति है ही नहीं। इसके अलावा जब महिला नशे में हो या सहमति देने में असमर्थ हो, तब भी ये रेप है। इसमें एक और बिंदु है पृथक्करण को लेकर। हाँ, अगर पति पत्नी कानूनी तौर पे अलग रह रहे हैं सेपरेशन के दौरान, तो पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाना भी अपराध है। इसमें 2 से 7 वर्ष की सजा है। तो यहाँ परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। किसी भी तरह का दबाव, डर या महिला की सहमति का ना होना इसे बलात्कार की श्रेणी में लाता है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम आयु यानी माइनर के मामले में सहमति का कानूनन कोई महत्व नहीं है। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। जी। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है, तो आरोपी ये दलील दे ही नहीं सकता की सहमति थी। ये एक अकाट्य नियम है। चलिए अगली धारा पर चलते हैं। अगली स्लाइड है धारा 69, प्रवंचनापूर्ण साधन यानी डिसीटफुल मीन्स। ये बीएनएस में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान है। जी, इसमें शादी या नौकरी का झूठा झांसा देना शामिल है। इसका मतलब? इसका अपराध यह है कि अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर या नौकरी या शादी का झूठा वादा, फॉल्स प्रॉमिस करके यौन संबंध बनाता है, तो ये रेप नहीं माना जाएगा? नहीं, ये स्थिति रेप यानी धारा 63 की श्रेणी में नहीं आती। ये एक अलग अपराध है। और इसमें सजा कितनी है? सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। पर इसकी एक शर्त है,
इसमें पुरुष का इरादा शुरू से ही धोखा देने का होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर बाद में रिश्ता टूट जाए तो ये धारा लागू नहीं होगी। नहीं होगी। इरादा शुरू से ही गलत होना चाहिए। ठीक है। और एग्जाम अलर्ट कहता है कि अगर पहचान आइडेंटिटी छिपाकर शादी की गई तो ये धारा 69 के तहत विशेष रूप से दंडनीय है। अब आते हैं एक और बहुत ही गंभीर अपराध पर, धारा 70, सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप। जी, यह समूह द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध है। इसकी परिभाषा क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर किया गया अपराध। और इसमें दायित्व कैसे तय होता है? इसमें सामूहिक दायित्व का सिद्धांत लगता है। गैंगरेप की प्लानिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। ये बहुत कठोर नियम है। मतलब अगर कोई सिर्फ निगरानी भी कर रहा था तो उसे भी उतनी सजा मिलेगी? बिल्कुल। और दंड भी बहुत कठोर है, न्यूनतम 20 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब नेचुरल लाइफ तक, शेष जीवन तक जेल में। और अगर पीड़िता नाबालिग हो? यदि पीड़िता 18 से कम है तो सजा या तो आजीवन कारावास होगी या फिर मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। मृत्यु दंड का भी प्रावधान है इसमें? जी। और एग्जाम अलर्ट पर विशेष ध्यान दें, 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान बीएनएस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये वाकई में बहुत कठोर कानून है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 72 और 73 की, जो पहचान और कार्रवाई की गोपनीयता से जुड़ी हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना, इसलिए पहचान उजागर करना एक दंडनीय अपराध है। तो धारा 72 क्या कहती है? धारा 72 के अनुसार पीड़ित की पहचान, जैसे नाम या फोटो, उजागर करना मना है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और धारा 73? धारा 73 कहती है कि न्यायालय की अनुमति के बिना अदालती कार्रवाई को छापना यानी प्रिंट या पब्लिश करना अवैध है। इसमें भी सजा है? हाँ, इसमें भी 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है। तो इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि पीड़िता को समाज में किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाया जाए, ताकि वो बिना डरे न्याय के लिए लड़ सके। बिल्कुल। और आज के डिजिटल युग के लिए एग्जाम अलर्ट बहुत प्रासंगिक है। वो क्या है? सोशल मीडिया या न्यूज पर भी पीड़िता का नाम लेना धारा 72 के तहत अपराध है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना भी। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ अन्य संबंधित अपराधों को देखते हैं। हाँ, धारा 74, 75 और 76 जो शीलभंग और उत्पीड़न से संबंधित हैं। ये लज्जाभंग और अनुचित व्यवहार से जुड़ी हैं। जी। धारा 74 है लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना। इसमें सजा 1 से 5 वर्ष है। और धारा 75? धारा 75 सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में है, जैसे शारीरिक संपर्क बनाना, अश्लील मांग करना या पोर्नोग्राफी दिखाना। इसमें अश्लील टिप्पणियां करना भी शामिल है? हाँ, सेक्सुअल रिमार्क्स करना भी धारा 75 के तहत दंडनीय है। और धारा 76? धारा 76 है महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना। ये एक गंभीर अपराध है। इसमें सजा भी ज्यादा होगी? जी, इसमें सजा 3 से 7 वर्ष तक है। तो ये सभी धाराएं महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। हाँ, और इसमें एग्जाम अलर्ट पर गौर करें। धारा 77 यानी विवस्त्र करना एक गंभीर अपराध है जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जहां भी न्यूनतम सजा का प्रावधान हो, वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सही पकड़ा आपने। हमारी चर्चा की अंतिम धाराएं कौन सी हैं? हमारी चर्चा की अंतिम धाराएं हैं धारा 77 और 78, ताक झांक और पीछा करना। यानी निजी पलों को देखना या पीछा करना। जी। धारा 77 है वॉयरिज्म, यानी निजी कार्यों में महिला को देखना या उसकी फोटो या वीडियो लेना। इसमें सजा क्या है? पहली बार अपराध करने पर 1 से 3 वर्ष की सजा है। और धारा 78? धारा 78 है स्टॉकिंग, यानी बार बार पीछा करना या संपर्क करना जबकि महिला ने इनकार कर दिया हो। इसमें इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना भी शामिल है क्या? हाँ, इंटरनेट या ईमेल द्वारा निगरानी करना भी इसमें शामिल है। अपराध दोहराए तो? दोहराने पर यानी रिपीट ऑफेंस पर सजा बढ़ जाती है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये अपराध महिलाओं की निजता, उनकी प्राइवेसी पर सीधा हमला करते हैं। बिल्कुल। और कानून इसके खिलाफ काफी सख्त है। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 77 में इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी रखना, जिसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, वो भी शामिल है। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4 और 5 की कई महत्वपूर्ण धाराओं को समझा। जी।
हमने आपराधिक षड्यंत्र से लेकर प्रयत्न, बलात्कार की परिभाषा, धोखे से संबंध बनाना, गैंगरेप और पीड़िता की पहचान की गोपनीयता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। और साथ ही शील भंग, ताक झांक और पीछा करने जैसे अपराधों को भी समझा। तो परीक्षा में इन पर किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, इन पर कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे किसी स्थिति का वर्णन करके पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा लागू होगी। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस? बिल्कुल जी। या फिर धाराओं और अपराधों का सही मिलान करने को कहा जा सकता है। सजा की अवधि, विशेषकर न्यूनतम सजा और मृत्यु दंड जैसे प्रावधानों पर आधारित प्रश्न भी बहुत आम हैं। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। ये सभी कानून महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन क्या केवल कानून बनाना ही काफी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना कितना आवश्यक है ताकि इन अपराधों को जड़ से ही खत्म किया जा सके? बिल्कुल, इस पर सोचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन धाराओं को याद रखना। कानून पहला कदम है, आखिरी नहीं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के उन प्रावधानों की गहराई में उतर रहे हैं जो महिलाओं और बच्चों को एक कानूनी सुरक्षा कवच देते हैं। जी। हमारा फोकस रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण धाराओं पर, खास तौर पर धारा 79 से लेकर 98 तक। तो चलिए इस कानूनी विश्लेषण को आसान बनाते हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी भी है, खासतौर पर यूपीएससी, यूपी कांस्टेबल और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बीएनएस ने पुराने आईपीसी की जगह ली है। तो ये नए बदलाव, ये नई धाराएं समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 79, लज्जा का नादर की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 79, महिला की एकांतता यानी प्राइवेसी भंग करना या लज्जा का नादर। तरीके: शब्द बोलना, अंग विक्षेप यानी जेस्चर करना या कोई वस्तु दिखाना। उद्देश्य: महिला को शर्मिंदा महसूस कराना। और दंड: स्टॉकिंग पहली बार में 3 वर्ष तक जेल और जुर्माना, और धारा 79 के तहत लज्जा भंग के लिए भी 3 वर्ष तक जेल और जुर्माना। जी, तो देखिए, धारा 79 असल में दो बहुत ही आम लेकिन गंभीर अपराधों को एक साथ कवर करती है। अच्छा। हाँ, पहला है स्टॉकिंग, जिसे हम आम भाषा में पीछा करना कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक रूप से पीछे चलना नहीं है। मतलब अगर कोई बार बार संपर्क करने की कोशिश करे या फिर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर किसी की हर गतिविधि पर नजर रखे और इस सब से महिला को डर लगे या असुरक्षा महसूस हो, तो वो स्टॉकिंग है। समझ गया। और दूसरा अपराध? दूसरा है महिला की लज्जा भंग करना। जी। ये थोड़ा व्यापक है। जी। इसमें कोई भी ऐसा शब्द बोलना, कोई भद्दा इशारा करना या कोई ऐसी चीज दिखाना जिससे महिला की एकांतता भंग हो। यहाँ सबसे जरूरी है अपराधी का इरादा। हाँ। उसका इरादा महिला को शर्मिंदा या अपमानित करने का होना चाहिए। परीक्षा के लिए दंड की अवधि याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों ही मामलों में सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 80, दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: दहेज मृत्यु 7 वर्ष के भीतर, शर्त विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु, कारण मृत्यु से ठीक पहले पति या रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग या क्रूरता। पुराना कानून, पहले यह आईपीसी की धारा 304B में था, और सजा कम से कम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास। हाँ, और ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। दहेज मृत्यु साबित करने के लिए कानून ने 3 बहुत साफ शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें? जी, और तीनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त है समय सीमा। महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। 7 साल। ठीक है। जी। दूसरी शर्त है मृत्यु का तरीका। मौत सामान्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जलने से या किसी शारीरिक चोट से, मतलब किसी भी अप्राकृतिक कारण से हुई हो। और तीसरी, मुझे लगता है वही सबसे अहम होगी। बिल्कुल। तीसरी और सबसे निर्णायक शर्त ये है कि ये साबित होना चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले महिला के साथ दहेज के लिए क्रूरता की गई थी। कानून में ये शब्द मृत्यु से ठीक पहले बहुत मायने रखते हैं। इसकी सजा तो बहुत कठोर है, न्यूनतम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास। जी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध है। परीक्षा के लिए ये 7 साल की समय सीमा,
न्यूनतम और अधिकतम सजा और इसका पुराना आईपीसी सेक्शन 304B, ये तीनों तथ्य सीधे प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब विवाह से जुड़े दूसरे अपराधों पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 82, 83 कपटपूर्ण विवाह की। जी। बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 82 द्विविवाह, पति और पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना। अपवाद, यदि 7 वर्ष तक पति या पत्नी लापता हो। धारा 83 कपट, धोखे से या अपनी असली पहचान छिपाकर विवाह करना। और सजा, दोनों अपराधों के लिए सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना। तो यहाँ दो अलग अलग धाराओं को एक साथ समझाया गया है, जो बहुत अच्छा है। धारा 82 जो है वो द्विविवाह यानी बिगैमी को अपराध बनाती है। मतलब एक जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी करना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक अपवाद भी है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। अगर किसी का पति या पत्नी लगातार 7 साल से लापता है और उसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो दूसरा विवाह किया जा सकता है। अच्छा, और धारा 83? धारा 83 कपटपूर्ण विवाह की बात करती है। मतलब जब कोई अपनी असली पहचान, जैसे अपना धर्म, जाति या ये बात कि वो पहले से शादीशुदा है, ये सब छुपाकर शादी करता है। और सजा दोनों के लिए एक जैसी है? हाँ, इन दोनों ही अपराधों के लिए सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। तो वो 7 साल का अपवाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सवाल बन सकता है। ठीक है। अब देखते हैं क्रूरता से जुड़ी धाराएं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 84-86, क्रूरता और फुसलाना। जी। बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 84, विवाहित महिला को बहला फुसला कर ले जाना या रोक कर रखना, जिसमें 2 वर्ष जेल है। धारा 85, महिला के साथ क्रूरता करना। धारा 86, परिभाषा, जानबूझकर ऐसा आचरण जिससे महिला आत्महत्या करे या स्वास्थ्य को खतरा हो। और ये प्रावधान पहले आईपीसी की धारा 498 अल्फा में था। सजा 3 वर्ष तक और जुर्माना। हाँ, ये धाराएं पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से सुरक्षा देती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले धारा 84 के बारे में बताइए। धारा 84 एक वो विशिष्ट अपराध है जहां किसी विवाहित महिला को गलत इरादे से बहला फुसलाकर ले जाया जाता है या कहीं बंधक बनाया जाता है। इसकी सजा 2 साल है। और धारा 85 और 86, ये तो बहुत चर्चित 498 एक ही जगह आई हैं ना? एकदम सही। धारा 85 सीधे तौर पर क्रूरता को अपराध बताती है और धारा 86 उसे परिभाषित करती है और इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। मतलब इसमें सिर्फ मारपीट ही नहीं आती? बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा व्यवहार शामिल है जो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए या उसके जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करे। और स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों है। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य भी? जी। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसका पुराना आईपीसी सेक्शन याद रखना, 498A, और इसकी सजा जो कि 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 87, महिला का अपहरण की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। अपराध, महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह या अवैध संबंध के लिए विवश करना। तरीका, बल प्रयोग या बहका कर ले जाना। परिणाम, स्वतंत्रता का हनन। और इसका कठोर दंड है 10 वर्ष तक का कारावास, साथ में जुर्माना भी। सही है। तो ये धारा महिला के अपहरण के एक खास मामले से जुड़ी है जहां अपहरण का उद्देश्य, उसका मकसद महिला को शादी या अवैध शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करना हो। और तरीका कोई भी हो सकता है। हाँ, तरीका कोई भी हो, चाहे जबरदस्ती की गई हो या फिर बहला फुसला कर ले जाया गया हो, दोनों ही इस धारा के तहत अपराध हैं। और इसकी सजा भी काफी कठोर है, 10 साल तक की जेल और जुर्माना। परीक्षा के लिए ये उद्देश्य और सजा दोनों याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 88, गर्भपात कारित करना की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सामान्य स्थिति, यदि गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए नहीं किया गया हो। सजा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। यह धारा 88 के तहत अपराध माना जाएगा। और एक विशेष स्थिति है, यदि महिला स्पंदन गर्भा है तो सजा बढ़कर 7 वर्ष तक हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये धारा उस गर्भपात को अपराध बनाती है जो महिला की जान बचाने के नेक इरादे से ना किया गया हो। सामान्य स्थिति में सजा 3 साल है। लेकिन ये स्पंदन गर्भा क्या है? ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं समझाती हूँ। कानून इस बात को मानता है कि जब गर्भ में भ्रूण में हलचल शुरू हो जाती है, जिसे क्विकनिंग कहते हैं, तो वो जीवन का एक ज्यादा विकसित चरण है। इसी स्थिति को कानून की भाषा में
स्पंदन गर्भा कहते हैं। अच्छा, मतलब जब बच्चे की हलचल महसूस होने लगे। एकदम सही। और अगर इस अवस्था में गर्भपात किया जाता है तो कानून इसे ज्यादा गंभीर अपराध मानता है और सजा 3 साल से बढ़कर 7 साल तक हो जाती है। परीक्षा के लिए स्पंदन गर्भा शब्द का अर्थ और इस स्थिति में सजा का बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया। अब इससे भी गंभीर मामलों पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 90 सहमति के बिना गर्भपात की। बुलेट पॉइंट्स। धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना, जिसकी सजा आजीवन कारावास तक है। धारा 90 गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाना, सजा 10 वर्ष तक। और नोट, धारा 90 में अपराधी का इरादा मृत्यु कारित करना आवश्यक नहीं है। जी, ये धाराएं गर्भपात के और भी गंभीर मामलों से जुड़ी हैं और धारा 89 तो सबसे कठोर है। आजीवन कारावास। हाँ, अगर किसी महिला का गर्भपात उसकी सहमति के बिना उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाता है तो ये इतना गंभीर अपराध है कि सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। और धारा 90? धारा 90 उस स्थिति के लिए है जब गर्भपात करने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सजा 10 साल तक है। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं कि अपराधी का इरादा महिला को मारने का था। अगर गर्भपात के अमल से मृत्यु हुई तो भी ये धारा लगेगी। परीक्षा के लिए धारा 89 की सजा को विशेष रूप से याद रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये इस अध्याय के सबसे कठोर दंडों में से एक है। अब हम महिला सुरक्षा से बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 93 शिशु का परित्याग की। जी। बुलेट पॉइंट्स। धारा 93 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को असुरक्षित छोड़ना, अपराधी माता पिता या देखभाल करने वाला व्यक्ति। इरादा बच्चे का पूर्णतया परित्याग करना, सजा 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो अब हम बाल सुरक्षा से जुड़ी धाराओं पर आ गए हैं। धारा 93 उस स्थिति को अपराध बनाती है जब कोई अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, उसे कहीं असुरक्षित छोड़ दे। और ये अपराध कौन कर सकता है? ये अपराध सिर्फ बच्चे के माता पिता या उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है और उनका इरादा बच्चे को हमेशा के लिए त्याग देने का होना चाहिए। जैसे किसी नवजात को कहीं छोड़ देना। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। परीक्षा के लिए बच्चे की उम्र यानी 12 वर्ष और सजा यानी 7 वर्ष, ये दोनों मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 94-95 जन्म छुपाना और अपराध की। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। धारा 94 शिशु के शव को गुप्त रूप से दफनाकर जन्म छुपाना, जिसमें 2 वर्ष जेल है। धारा 95 बच्चे को अपराध, अनुचित मैथुन या अश्लील साहित्य यानी पोर्नोग्राफी के लिए भाड़े पर लेना। और धारा 95 की सजा है 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हाँ, तो ये 2 अलग-अलग अपराध हैं। धारा 94 किसी शिशु के जन्म को छिपाने के लिए उसके मृत शरीर को ठिकाने लगाने से संबंधित है। सजा 2 साल है। और धारा 95 ये तो बहुत गंभीर लग रही है। ये बहुत ही गंभीर और घिनौना अपराध है। ये किसी बच्चे को अपराध करने या वेश्यावृत्ति या पोर्नोग्राफी जैसे कामों के लिए किराए पर लेने या बेचने से जोड़ा है। इसीलिए इसकी सजा भी बहुत कठोर है, जो 3 साल से शुरू होकर 10 साल तक जा सकती है। इससे हमें अपराध की गंभीरता का अंदाजा होता है। बिल्कुल। और अब इस अध्याय की आखिरी कुछ धाराओं पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 96-98 बाल तस्करी यानी ट्रैफिकिंग की। जी। बुलेट पॉइंट्स। धारा 96 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से शिशु की खरीद फरोख्त, 10 वर्ष जेल। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चोरी या अपहरण करना, शरीर से चल संपत्ति लेने के लिए। धारा 98 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना। और धारा 97 की एक खास शर्त है कि ये 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और बेईमानी से संपत्ति लेने के लिए लागू है। हाँ, तो ये धाराएं बाल तस्करी के अलग-अलग पहलुओं को कवर करती हैं। धारा 96 और 98 ये दोनों सीधे तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीदो फरोख्त से जुड़ी हैं। और सजा 10 साल है। जी, लेकिन धारा 97 थोड़ी अलग है। ये खास तौर पर 10 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण से जुड़ी है, लेकिन यहाँ उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है? यहाँ उद्देश्य बच्चे के शरीर पर मौजूद कोई संपत्ति, जैसे सोने के गहने, बेईमानी से लेना है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी बच्चे को उसके गहने चुराने के इरादे से बहला फुसला कर ले जाए तो वो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि इस धारा के तहत अपहरण माना जाएगा। आपने एकदम सही समझा।
परीक्षा के लिए इन तीनों धाराओं के बीच का ये बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। धारा 97 में 10 वर्ष की आयु सीमा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये था भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ी कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराओं का विश्लेषण। क्या हम इसका एक संक्षिप्त सारांश देख सकते हैं? निश्चित रूप से। संक्षेप में कहें तो महिला सुरक्षा की धाराएं यानी धारा 79 से 90 तक महिला के सम्मान, शरीर और विवाह को सुरक्षा देती हैं। और बाल सुरक्षा? और बाल सुरक्षा की धाराएं धारा 93 से 98 बच्चों को परित्याग, शोषण और तस्करी के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करती हैं। परीक्षा के लिए एक टिप है। धारा 80 यानी दहेज मृत्यु और धारा 89 यानी बिना सहमति गर्भपात, इनकी सजा सबसे अधिक पूछी जाती है क्योंकि ये आजीवन कारावास तक जाती हैं। और परीक्षा में सवाल कैसे बन सकते हैं? 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला, सीधे प्रश्न, जैसे धारा 80 के तहत न्यूनतम सजा क्या है? उत्तर 7 वर्ष। ठीक है। दूसरा, स्थिति आधारित प्रश्न, जैसे एक महिला की शादी के 8 साल बाद मृत्यु हो जाती है, क्या ये धारा 80 के तहत मामला बनेगा? उत्तर नहीं, क्योंकि 7 साल की समय सीमा पार हो चुकी है। और तीसरा, मिलान वाले प्रश्न, जहां पुरानी आईपीसी धाराओं का नई बीएनएस धाराओं से मिलान करने को कहा जा सकता है, जैसे आईपीसी 498A का सही मिलान बीएनएस की धारा 85 और 86 से होगा। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे सोच सकते हैं। कानून बना देना एक बात है, लेकिन समाज में उस सोच को बदलना जो इन अपराधों को जन्म देती है वो एक अलग चुनौती है। इन सख्त कानूनों के होने के बावजूद जमीनी हकीकत बदलने में हमें और क्या करने की जरूरत है? नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। जी, और खास तौर पर इसका अध्याय 6। हाँ, अध्याय 6 जो मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराधों से जुड़ा है। और ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ गया है, तो बदलाव बहुत सारे हैं। आज हम एक एक करके हर महत्वपूर्ण धारा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, इस अध्याय 6 का मतलब दायरा क्या है? ये किन किन अपराधों की बात करता है? देखिए, ये अध्याय सीधे सीधे इंसान की जान की सुरक्षा की बात करता है। अच्छा। इसमें हम उन अपराधों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे किसी की मृत्यु हो सकती है, जैसे हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, जी, या फिर लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाली मौत। ये सब कुछ इसमें आता है। और सबसे बड़ा जो एक एग्जाम अलर्ट है वो शायद धाराओं के नंबरों का है। हाँ, वो तो बिल्कुल रट लेना है। जो हत्या पहले इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी की धारा 300 में थी, जी, वो अब नए कानून बीएनएस में धारा 101 में है। ये सवाल तो सीधा सीधा बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस अपराध से शुरू करते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, हत्या और सदोष मानववध। हाँ, कल्पेबल होमिसाइड। जी। कानून की नजर में हर मौत एक जैसी नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बीएनएस इन दोनों में, मतलब अचानक गुस्से में हुए हादसे और पूरी प्लानिंग वाली वारदात में कैसे फर्क करता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर बीएनएस की धारा 100 काम आती है, जो सदोष मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड को समझाती है। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कोई काम करना जिससे किसी की जान चली जाए, लेकिन उसे मारने की कोई पूर्व योजना न हो, नो प्रायर प्लानिंग। मतलब अचानक हो गया। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए 2 लोगों में पार्किंग को लेकर बहस हो जाती है। जी। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति गुस्से में पास पड़ा कोई भारी पत्थर उठाकर दूसरे के सिर पर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, तो यहाँ इरादा शायद चोट पहुंचाने का था या जान लेने का भी हो सकता है, पर यह सब कुछ अचानक हुआ, उसी पल के गुस्से में। कोई पहले से तैयारी नहीं थी। अच्छा। यही सदोष मानव वध है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पूर्व योजना का न होना। और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये आईपीसी की किस धारा की जगह पर है? जी, ये पुराने आईपीसी की धारा 299 की जगह पर है। और एक और बात, रेग बनाम गोविंदा। हाँ, ये केस तो बहुत फेमस है। जी, ये केस सदोष मानववध और हत्या के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर किसी ने बिना प्लानिंग के किसी की जान ले ली तो ये सदोष मानववध है, लेकिन इसकी सजा कैसे तय होती है?
उसके लिए हमें धारा 105 देखनी होगी, जो इसके दंड के बारे में बताती है। अच्छा। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध करते समय इरादा कितना गंभीर था। इसमें 2 विकल्प हैं, या तो आजीवन कारावास, उम्र कैद। जी उम्र कैद, या फिर 10 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। और बीएनएस में सजा को लेकर कोई नया बदलाव भी हुआ है? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है। बीएनएस ने इस अपराध के लिए एक न्यूनतम सजा तय कर दी है, न्यूनतम सजा? यानी कम से कम इतनी तो देनी ही होगी। बिल्कुल। अब सदोष मानव वध के मामले में कम से कम 5 साल की सजा देना अनिवार्य है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आईपीसी की धारा 304 में नहीं था। ये तो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। जी हाँ। ठीक है, तो ये बात हुई उस स्थिति की जहां पहले से कोई योजना नहीं थी। लेकिन अगर कोई पूरी तैयारी के साथ सोच समझकर किसी की जान लेता है, तब वो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। तब वो हत्या यानी मर्डर कहलाता है। जिसे बीएनएस में धारा 101 में रखा गया है ना? जी हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, हत्या और सदोष मानव वध में सबसे बड़ा अंतर ही प्री प्लानिंग का है। जब कोई पूरी योजना बनाकर ठंडे दिमाग से किसी की जान लेता है तो वो हत्या है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कोई बाजार से जहर खरीदता है, उसे किसी के खाने में मिलाने का मौका ढूंढता है और फिर उसे खिलाकर मार देता है। यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाया गया है। मतलब इरादा बिल्कुल साफ है। हाँ, इरादा बिल्कुल साफ है कि सामने वाले को खत्म करना ही है। और एक बार फिर से परीक्षा के नजरिए से इसकी धारा संख्या। सभी सुनने वाले इसे कंठस्थ कर लें। हत्या की परिभाषा अब बीएनएस की धारा 101 है, जो पहले आईपीसी की धारा 300 हुआ करती थी। जाहिर है, जब अपराध इतना गंभीर है तो सजा भी बहुत कठोर होगी। हत्या के लिए बीएनएस में क्या दंड है? इसके लिए हमें 2 धाराओं को देखना होगा, 103 और 104। ठीक है। धारा 103, जो पहले आईपीसी की मशहूर धारा 302 थी, वो कहती है कि हत्या के दोषी को या तो मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी, जी, या फिर आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और साथ में जुर्माना भी। और धारा 104? उसमें क्या खास बात है? धारा 104 एक बहुत ही विशेष और गंभीर स्थिति के लिए है। सोचिए, एक व्यक्ति पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। अच्छा, मतलब वो पहले से ही जेल में है। जी, और वो जेल के अंदर ही किसी और की हत्या कर देता है, तब उस पर ये धारा लगेगी। तो उस स्थिति में सजा और भी ज्यादा सख्त होगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में दोषी को या तो सीधे सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर ऐसी उम्र कैद जो उसके शेष जीवन के लिए होगी। शेष जीवन के लिए मतलब वो फिर कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा? कभी नहीं। ये प्रावधान बहुत कठोर है। अब उन मामलों की बात करते हैं जहां इरादा तो नहीं होता, पर किसी की लापरवाही किसी की जान ले लेती है, जिससे सड़क हादसे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे धारा 106 में रखा गया है, और इसमें हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव हुए हैं। हाँ, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है ना। पहला हिस्सा क्या कहता है? धारा 106 का पहला भाग यानी 106(1) सामान्य लापरवाही से होने वाली मौत की बात करता है। अगर किसी के उतावलेपन से किसी की मौत हो जाती है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। और इसी में डॉक्टरों के लिए भी एक प्रावधान है। जी, अगर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इलाज के दौरान लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है तो उनके लिए सजा 2 साल तक की है। और दूसरा भाग जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, हिट एंड रन का कानून। जी, वही है। धारा 106 का दूसरा भाग 1062 ये नया और बेहद सख्त हिट एंड रन कानून है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। इसके मुताबिक अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी से किसी को टक्कर मारकर उसकी मौत का कारण बनता है, मौके से भाग जाता है, बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताए, हाँ, बिना सूचना दिए भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। 10 साल? ये तो आईपीसी के पुराने कानून से बहुत बड़ा बदलाव है। जी, बहुत बड़ा। पुराने कानून आईपीसी 304A में सजा सिर्फ 2 साल थी। ये नया कानून ड्राइवरों में जिम्मेदारी की भावना लाने के लिए बनाया गया है। अगला विषय भी बहुत संवेदनशील है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। जी। कानून इसे एक बेहद गंभीर अपराध मानता है। तो बीएनएस में इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए धारा 107 और 108 हैं। ये दोनों धाराएं उकसाने के अपराध से जुड़ी हैं, लेकिन पीड़ित कौन है इस आधार पर इनमें फर्क किया गया है। क्या फर्क है दोनों में? धारा 107 उन मामलों के लिए है जहां पीड़ित कोई बच्चा है या कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा नशे में है, मतलब जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को बहुत कठोर सजा दी जा सकती है,
इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। मृत्युदंड, ये तो बहुत ही सख्त है। जी, क्योंकि कानून मानता है कि एक असहाय व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेलना बेहद जघन्य अपराध है। और धारा 108? वहीं धारा 108 सामान्य मामलों के लिए है, जहां किसी वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को उकसाया जाता है। इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब बात करते हैं उन मामलों की जहां अपराध पूरा तो नहीं हुआ, पर कोशिश पूरी की गई थी, जिसे आम भाषा में हाफ मर्डर भी कह देते हैं। जो आईपीसी में धारा 307 थी। जी बिल्कुल, जो हाफ मर्डर के नाम से जानी जाती थी। इसमें अगर कोई हत्या करने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर चोट लग जाए तो? अगर उस कोशिश में सामने वाले को कोई गंभीर चोट लग जाती है तो सजा और भी बढ़कर आजीवन कारावास हो सकती है। अच्छा, और दूसरी धारा? वो है धारा 110, जो सदोष मानव वध का प्रयास है। इसमें इरादा उतना गंभीर नहीं माना जाता, इसलिए सजा भी कम है। ठीक है, तो ये तो हुए वो अपराध जो आईपीसी में भी थे। बिल्कुल। लेकिन बीएनएस में कुछ बिल्कुल नए अपराध भी जोड़े गए हैं ना, जैसे संगठित अपराध। ये क्या है? ये बीएनएस का एक क्रांतिकारी कदम है। धारा 111 में पहली बार संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है। ये आईपीसी में बिल्कुल नहीं था। तो इसका मतलब क्या होता है संगठित अपराध का? इसका मतलब है जब कोई गिरोह या सिंडिकेट मिलकर एक योजना के तहत लगातार गंभीर अपराध करता है, जैसे अपहरण, डकैती, जबरदस्ती वसूली या बड़े पैमाने पर होने वाले साइबर अपराध। मकसद होता है अवैध तरीकों से पैसा कमाना। जी बिल्कुल, ये कानून सिर्फ एक अपराधी को नहीं बल्कि पूरे गिरोह को निशाना बनाता है। और सजा? बहुत ज्यादा सख्त। अगर संगठित अपराध के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है। ये परीक्षा के लिए एक वीवीआईपी धारा है। संगठित अपराध का एक और रूप भी बीएनएस में जोड़ा गया है, छोटा संगठित अपराध। इन दोनों में क्या अंतर है? धारा 112 छोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करती है। ये भी एक नई धारा है। ये उन अपराधों से निपटती है जो आम आदमी के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे? मोबाइल छीनना, हाँ, लगातार मोबाइल या पर्स छीनना, संगठित तरीके से जुआ चलाना, टिकटों की कालाबाजारी करना। और इसमें कुछ आधुनिक अपराध भी शामिल किए गए हैं। जी, और यही इसकी खासियत है। इसमें सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करना और एटीएम कार्ड की जानकारी चुराकर पैसे निकालना, जिसे कार्ड स्किमिंग कहते हैं, उसे भी शामिल किया गया है। और अब बीएनएस का एक और ऐतिहासिक प्रावधान, आतंकवादी कृत्य। हाँ, धारा 113। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार देश के मुख्य आपराधिक कानून बीएनएस में आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित किया गया है। इसमें किन कामों को आतंकवादी कृत्य माना गया है? इसमें वे सभी काम शामिल हैं जिनका मकसद भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालना हो, जैसे बम धमाके करना या देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए नकली नोटों का कारोबार करना। और इसकी सजा भी जाहिर है बहुत कठोर होगी। बेहद कठोर। अगर आतंकवादी कृत्य में किसी की जान जाती है तो सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये कानून कितना सख्त है। वाह! तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को गहराई से समझा। अगर हमें आज की पूरी चर्चा को समेटना हो तो परीक्षा के नजरिए से 3-4 सबसे बड़ी बातें क्या होंगी? बिल्कुल, सार संक्षेप में कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, पुरानी आईपीसी और नई बीएनएस की धाराओं के नंबर में जो बदलाव हुए हैं उन्हें जरूर याद करें। जैसे हत्या आईपीसी 300 से अब बीएनएस 101 हो गई है। बिल्कुल, और हत्या का प्रयास आईपीसी 307 से बीएनएस 109। दूसरा, सदोष मानव वध और हत्या के बीच का मुख्य अंतर, पूर्व योजना, प्री प्लानिंग। हाँ। और तीसरा, जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, धारा 106(2) हिट एंड रन, धारा 111 संगठित अपराध और धारा 113 आतंकवादी कृत्य। इनसे तो सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। जी हाँ, जैसे एक सीधा सवाल हो सकता है, बीएनएस की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है? तो उत्तर होगा धारा 111। या फिर नए हिट एंड रन कानून के तहत अधिकतम सजा क्या है? उत्तर है 10 वर्ष। एक और सवाल बन सकता है कि हत्या और सदोष मानव वध के दंड का प्रावधान क्रमशः किन धाराओं में है? तो इसका उत्तर होगा हत्या के लिए धारा 103
और सदोष मानववध के लिए धारा 105। बहुत बढ़िया। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न। बीएनएस में संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों जैसी नई परिभाषाएं और कठोर सजाएं शामिल की गई हैं। ये कानून की बदलती सोच को तो दिखाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि व्यवहार में जमीनी स्तर पर ये नए प्रावधान कितने प्रभावी साबित होंगे। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इंडियन पिनल कोड को जब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से बदला गया तो सबके मन में एक ही सवाल था, असल में बदला क्या है? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ कुछ सेक्शन नंबर्स का हेरफेर है या फिर ये अपराध और सजा के बारे में हमारी सोच को ही बदल देता है? यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है। आज हम बीएनएस 2023 की उन धाराओं की गहराई में उतरेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदला है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों बदला है और इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है। तो आज हमारा मिशन साफ है, बीएनएस में हुए सबसे बड़े बदलावों को समझना। हम आतंकवाद की नई परिभाषा से लेकर ये भी जानेंगे कि कैसे गंभीर चोट की परिभाषा में सिर्फ 5 दिन का बदलाव किसी की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। एक ऐसा अपराध जिसे बीएनएस में पहली बार जगह दी गई है, आतंकवादी कार्य। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि पुराने आईपीसी में आतंकवाद शब्द को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था। अच्छा। हाँ, उसके लिए हमें यूएपीए जैसे विशेष कानूनों पर निर्भर रहना पड़ता था। बीएनएस ने इसे मुख्य आपराधिक कानून का हिस्सा बनाया है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? इसके तहत कोई भी ऐसा काम जिससे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो, वो आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। एकता और सुरक्षा को खतरा, ये तो बहुत व्यापक परिभाषा लगती है। मतलब इसमें किस तरह के काम शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, और यही इसकी खासियत है। इसमें सिर्फ बॉम्ब धमाके जैसी गतिविधियां ही नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी षड्यंत्र रचना, उसे बढ़ावा देना या उसके लिए लोगों को उकसाना भी शामिल है। कानून ने इसे जानबूझकर व्यापक रखा है ताकि हर तरह के खतरे से निपटा जा सके, और सजा भी बहुत कठोर है। कितनी? कम से कम 5 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। मतलब ये सिर्फ हमला करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें 2 और चीजें जोड़ी गई हैं जो बहुत अहम हैं। एक, आतंकी कैंप चलाना या भर्ती करना। अच्छा। इसके लिए भी उतनी ही सजा है, 5 साल से लेकर आजीवन कारावास। और दूसरा, किसी आतंकी को पनाह देना। हार्बरिंग। हाँ, हार्बरिंग। अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आतंकवादी है और फिर भी उसे छिपाते हैं या किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो आपको 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए आज सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रावधान बीएनएस 2023 में नया है। इसका आईपीसी में कोई जिक्र नहीं था। अच्छा, ये एक न्यू प्रोविजन है? जी। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि आतंकवादी कार्य से संबंधित प्रावधान किस नए कानून में जोड़े गए हैं, तो जवाब सीधा है, भारतीय न्याय संहिता। ये एक पक्का सवाल हो सकता है। तो बीएनएस ने देश के खिलाफ खतरों के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले नुकसान को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम चोट और गंभीर चोट के कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, जो सुनने में तो आसान लगते हैं पर कानूनी तौर पर बहुत पेचीदा हैं। बिल्कुल। पहले बात करते हैं साधारण चोट या हर्ट की, जो बीएनएस की धारा 114 में परिभाषित है। कानूनन चोट का मतलब सिर्फ खरोच या घाव नहीं है। इसके 3 हिस्से हैं: शारीरिक पीड़ा यानी पेन, ठीक है, बीमारी यानी डिजीज, और अशक्तता यानी इन्फर्मिटी। शारीरिक पीड़ा तो समझ आती है, जैसे किसी को थप्पड़ मारना, लेकिन बीमारी और अशक्तता को चोट कैसे माना जा सकता है? ये थोड़ा हैरान करने वाला है। यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। बीमारी का क्लासिक उदाहरण है किसी को जानबूझकर कोई संक्रामक रोग दे देना, जैसे किसी को संक्रमित सुई लगा देना। बिल्कुल। और अशक्तता का मतलब है किसी को अस्थायी रूप से कमजोर या अक्षम बना देना, ठीक है, जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देना। अच्छा। इसमें कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन पीड़ित कुछ समय के लिए लाचार हो जाता है। ये तीनों ही बीएनएस के तहत चोट है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आज के दौर में अगर कोई जानता है कि उससे कोई गंभीर संक्रामक बीमारी है और वो जानबूझकर किसी और को संक्रमित करने के इरादे से उसके मुंह पर खांसता है, तो क्या वो भी तकनीकी रूप से चोट पहुंचाने का मामला बन सकता है?
ये एक बेहतरीन सवाल है। कानून यहाँ पर इरादे को देखता है। अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है, तो हाँ, इसे इस धारा के तहत लाया जा सकता है। और सजा? अगर कोई जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाता है, तो धारा 115 के तहत उसे 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और परीक्षा के लिए? परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि जो परिभाषा आईपीसी की धारा 319 में थी, वो अब बीएनएस की धारा 114 में है। ये सेक्शन मैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चोट की परिभाषा काफी व्यापक है, लेकिन जाहिर है एक थप्पड़ और किसी को जीवन भर के लिए अपाहिज बना देने वाली चोट में बहुत फर्क है। बिल्कुल। बीएनएस इस बड़े फर्क को कैसे तय करता है? चोट और गंभीर चोट के बीच कानूनी रेखा कहाँ खींची गई है? इसी के लिए धारा 116 है, जो गंभीर चोट या ग्रीवियस हर्ट के बारे में है। इसमें 8 तरह की चोटों को गंभीर माना गया है। अच्छा। अब इन्हें एक लंबी लिस्ट की तरह याद करने के बजाय हम इन्हें 3 आसान ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ताकि ये आसानी से याद रहें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बताइए। पहला ग्रुप है वो चोटें जो किसी इंसान की बुनियादी शारीरिक क्षमताओं को हमेशा के लिए छीन लेती हैं, जैसे नपुंसक बना देना या किसी की आंख की रोशनी या कान की सुनने की शक्ति को स्थायी रूप से खत्म कर देना। ठीक है, बुनियादी क्षमताओं का स्थायी नुकसान। दूसरा ग्रुप है स्थायी विरूपता या परमानेंट डिसफिगरमेंट से जुड़ा, जैसे किसी के चेहरे या सिर को हमेशा के लिए बिगाड़ देना या हड्डी या दांत तोड़ देना। ये वो चोटें हैं जो शरीर का नक्शा बदल देती हैं। और तीसरा ग्रुप? तीसरा ग्रुप, जो बीएनएस में सबसे अहम बदलावों में से एक है, वो समय और गंभीरता पर आधारित है। ओके। कोई भी ऐसी चोट जिससे पीड़ित की जान को खतरा हो जाए या उसे 15 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा सहनी पड़े, उसे भी गंभीर चोट माना जाएगा। और यहीं पर वो बड़ा बदलाव है। जी हाँ। आप 15 दिन वाली बात कर रही हैं? जी हाँ, आईपीसी में ये समय सीमा 20 दिन थी। अगर पीड़ित 20 दिनों तक अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता था, तब उसे गंभीर चोट माना जाता था। और अब बीएनएस ने इस अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। ये सिर्फ 5 दिन का अंतर नहीं है, ये कानून का नजरिया है। मतलब न्याय की प्रक्रिया को तेज करना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कानून कह रहा है कि पीड़ा की गंभीरता को अब और जल्दी पहचाना जाएगा। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। तो अगर ऐसी कोई गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो उसकी सजा क्या है? और क्या इससे फर्क पड़ता है कि चोट कैसे पहुंचाई गई? मान लीजिए किसी हथियार या जहर से। बिल्कुल फर्क पड़ता है। धारा 117 में गंभीर चोट पहुंचाने की सजा कम से कम 10 साल है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। 10 साल से आजीवन कारावास? हाँ, और आपका दूसरा सवाल बहुत अहम है। कानून इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है कि अपराध किस चीज से किया गया। अच्छा। इसी धारा में एक और प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और अपराध को करने के लिए, जैसे लूटपाट, किसी को जहर या नशीला पदार्थ देता है, तो उसके लिए भी 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। तो मतलब साधन इस्तेमाल करने से अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है। बिल्कुल। खाली हाथ से किया गया अपराध और हथियार या जहर से किया गया अपराध कानून की नजर में बराबर नहीं है। खतरनाक साधनों की बात हो रही है, तो एक ऐसा हमला है जो समाज के लिए एक नासूर बन गया है और जिसके लिए बीएनएस में बहुत कड़े प्रावधान हैं, एसिड हमला। हाँ, और धारा 124 इसी से संबंधित है। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कानून ने जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है। कैसे? अगर कोई एसिड फेंकता है और उससे पीड़ित को स्थायी या आंशिक नुकसान होता है, तो दोषी को कम से कम 10 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 1 मिनट, तो अगर एसिड पूरी तरह से चूक भी जाए तब भी? अगर हमलावर का निशाना चूक गया और पीड़ित को कोई नुकसान नहीं हुआ, तब क्या होगा? आपका सवाल इस कानून के दिल तक पहुंचता है। यही इस प्रावधान की सबसे बड़ी ताकत है। बीएनएस की धारा 124B के तहत सिर्फ एसिड फेंकने का प्रयास करना भी एक गंभीर अपराध है। सिर्फ प्रयास करना भी? जी, भले ही एसिड पीड़ित तक न पहुंचे, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि फेंकने की कोशिश की गई थी, तो भी 5 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। वाह! यह एक बहुत ही आधुनिक न्यायिक सोच को दर्शाता है। यहाँ कानून सिर्फ परिणाम को नहीं, बल्कि इरादे को भी सजा दे रहा है। संदेश साफ है, ऐसी सोच रखना भी एक गंभीर अपराध है। ये वाकई एक मजबूत संदेश है।
परीक्षा के लिहाज से पुरानी आईपीसी धाराओं के साथ इसका क्या संबंध है? पहले एसिड अटैक आईपीसी की धारा 326 ए और उसका प्रयास 326 बी में आता था। अब बीएनएस ने इन दोनों को एक ही धारा 124 के तहत समेट लिया है। ये मैपिंग याद रखना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की बात की, लेकिन उन अपराधों का क्या जो किसी की आजादी को छीनते हैं, भले ही उसे छुआ तक ना गया हो? जैसे किसी का रास्ता रोक लेना। इसके लिए भी बीएनएस में प्रावधान है। पहले धारा 125 की बात करते हैं, जो किसी की जान को लापरवाही या उतावलेपन से खतरे में डालने से जुड़ी है। जैसे रैश ड्राइविंग। बिल्कुल। इसका सबसे आम उदाहरण है भीड़ वाली सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चलाना। इसकी सजा कम है, 3 महीने तक की जेल या 2500 रुपए जुर्माना। और रास्ता रोकने वाला अपराध? वो है धारा 126, जिसे सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जहां जाने का उसे कानूनी अधिकार है। चलिए इसे एक सिनारियो से समझते हैं। अगर एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मुझे एक दरवाजे से अंदर जाने से रोकता है, ये कहते हुए कि मुझे इजाजत नहीं है, तो ये सदोष अवरोध हुआ। सही। लेकिन अगर वो मुझे कमरे में धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दे तो ये सदोष अवरोध से कहीं ज्यादा गंभीर अपराध बन जाएगा। उसे सदोष परिरोध या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। अच्छा। क्योंकि अब आपने उसे सिर्फ एक दिशा में जाने से नहीं रोका, बल्कि चारों तरफ से उसकी आजादी छीन ली है। समझ गया। आपने जो उदाहरण दिया उसने दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया। और याद रखें, जो आईपीसी में धारा 339 थी, वो अब बीएनएस में धारा 126 है। ये छोटे छोटे लेकिन जरूरी फर्क हैं। ये सभी काम, धक्का देना, रोकना, हमला करना, इन सब में एक चीज कॉमन है, बल या फोर्स का इस्तेमाल। ये शब्द सुनने में बहुत आम लगता है, पर मुझे यकीन है कि कानून के पास इसकी एक बहुत ही खास, लगभग वैज्ञानिक परिभाषा होगी। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। धारा 128 बल को परिभाषित करती है और ये किसी फिजिक्स के नियम जैसा लगता है। अच्छा। कानून कहता है कि बल का इस्तेमाल तब माना जाएगा जब आप 3 में से कोई एक काम करते हैं। किसी चीज में गति पैदा करना, गति को बदलना या गति को रोकना। यानी किसी रुकी हुई चीज को चलाना, चलती हुई को मोड़ना या चलती हुई को रोक देना। एग्जैक्टली। जैसे किसी खड़े हुए इंसान को धक्का देना, ये हुई गति पैदा करना। आती हुई क्रिकेट बॉल पर बल्ला मारकर उसकी दिशा बदलना, ये हुई गति बदलना। और किसी भागते हुए चोर को पकड़कर रोक देना, वो हो गया गति रोकना। लेकिन सिर्फ बल का इस्तेमाल करना तो कोई अपराध नहीं है। मैं दिन भर चीजों को उठाता रखता हूँ, दरवाजे खोलता बंद करता हूँ। ये समझने वाला सबसे जरूरी पॉइंट है। इस परिभाषा को आप एक बेकरी में रखे आटे की तरह समझिए। आटे की तरह? हाँ, सिर्फ आटा अपने आप में कुछ नहीं है, वो कोई डिश नहीं है। लेकिन आप केक या बिस्किट बिना आटे के नहीं बना सकते। उसी तरह धारा 128 सिर्फ आटे को परिभाषित करती है। ये बल अपने आप में अपराध नहीं है। तो ये अपराध कब बनता है? ये अपराध तब बनता है जब इस बल का इस्तेमाल किसी को डराने, धमकाने, चोट पहुंचाने या कोई और अपराध करने के इरादे से किया जाता है। तब ये आपराधिक बल या क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। कोई उदाहरण? बिल्कुल। अगर कोई जेब कतरा आपकी जेब से पर्स निकालने के लिए आपको हल्के से धक्का देता है ताकि आपका ध्यान भटके, तो कानून ये नहीं देखेगा कि धक्का कितना जोर से था। अच्छा। कानून सिर्फ ये देखेगा कि अपराध करने के लिए गति में बदलाव किया गया। बस इतना ही आपराधिक बल साबित करने के लिए काफी है। इसीलिए ये परिभाषा इतनी शक्तिशाली है। वाओ! मतलब कानून की नजर में एक हल्का सा धक्का भी अपराध का आधार बन सकता है अगर इरादा गलत हो। बिल्कुल। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। चलिए, तो आज हमने जो भी चर्चा की उसे हमारी शुरुआती सवाल के नजरिए से देखते हैं। बीएनएस में असल में बदला क्या है? अगर हम सार निकाले तो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, बीएनएस ने आतंकवाद जैसे नए जमाने के खतरों को सीधे सीधे कानून की किताब में जगह दी है, जो पहले नहीं थी। सही। दूसरी, इसने न्याय की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने गंभीर चोट के मामले में 20 दिन की समय सीमा को घटाकर 15 दिन करने में देखा। और एसिड अटैक जैसे मामलों में कानून ने सिर्फ अपराध होने के बाद सजा देने पर ही नहीं, बल्कि अपराध के प्रयास को भी उतनी ही गंभीरता से लिया है। बिल्कुल। और जाहिर है धाराओं की नई नंबरिंग तो है ही, जिसे याद रखना हर एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान दें।
बीएनएस के तहत गंभीर चोट के लिए कितने दिनों की पीड़ा को आधार माना गया है? जवाब है 15 दिन। या आईपीसी की जो धारा सदोष अवरोध से संबंधित थी, वो बीएनएस में कौन सी है? जवाब है धारा 126। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है, बल्कि अपराध और न्याय को लेकर एक नई सोच को दर्शाता है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि कैसे बीएनएस ने समाज में हो रहे बदलावों के हिसाब से नए अपराधों को परिभाषित किया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के कानून कैसे होंगे। आज साइबर बुलिंग, डीप फेक से किसी की इज्जत पर हमला या ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराध हैं, जिनमें शायद पारंपरिक चोट या बल शामिल नहीं होता। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारा कानून भविष्य में इन नई चुनौतियों से कैसे निपटता है। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है इस चर्चा से आपको बीएनएस के इन जरूरी प्रावधानों को समझने में मदद मिली होगी। अपनी तैयारी जारी रखें। हम जल्द ही अगले सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम भारतीय कानून की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर गहराई से नजर डालेंगे। ये धाराएं विशेष रूप से यूपी पुलिस, एएसआई और अन्य संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य इन जटिल कानूनी अवधारणाओं को बिल्कुल सरल भाषा में समझना है। बिल्कुल। आज हम धारा 129 से लेकर धारा 143 तक के प्रमुख प्रावधानों को समझेंगे। अच्छा। हम न केवल इनके अर्थ पर बात करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 129 और 130 की, जो है आपराधिक बल और हमला। जी। पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। धारा 129, आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स, किसी की सहमति के बिना जानबूझकर बल का प्रयोग करना जिससे चोट, डर या झुंझलाहट हो। धारा 130, हमला यानी असॉल्ट, ऐसा इशारा या तैयारी जिससे सामने वाले को लगे कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। मुख्य अंतर, आपराधिक बल में शारीरिक संपर्क होता है, हमले में केवल डर या आशंका पैदा की जाती है। और याद रखें, केवल इशारा करना या मुट्ठी दिखाना हमला माना जाएगा, भले ही टच ना किया हो। हाँ, तो अब इसे विस्तार से समझते हैं। जी। धारा 129 यानी आपराधिक बल। यहाँ 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? एक, सहमति का ना होना। दूसरा, जानबूझकर बल का प्रयोग। और तीसरा, उसका परिणाम, मतलब चोट, डर या झुंझलाहट होना। अच्छा। उदाहरण के लिए, किसी को बिना उसकी मर्जी के धक्का देना आपराधिक बल है। परीक्षा के लिए क्रिमिनल फोर्स शब्द और इसके ये 3 तत्व जरूर याद रखने हैं। और हमला मतलब धारा 130, वो इससे कैसे अलग है? हाँ, तो धारा 130 में शारीरिक संपर्क जरूरी ही नहीं है। अच्छा। जी। सिर्फ ऐसा माहौल या इशारा बना देना जी। कि सामने वाले को डर लगे कि अब बल प्रयोग होगा, यही हमला है। वैसे। जैसे जैसे किसी को मारने के लिए मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ना। समझ गई। जी। तो जो मुख्य अंतर है वो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बिंदु हुआ। एकदम। आपराधिक बल में फिजिकल कांटेक्ट होता है, जबकि हमले में सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ फोर्स यानी बल प्रयोग की आशंका होती है। ये अंतर 1 नंबर दिला सकता है। और स्लाइड में दिए गए चित्र भी शायद यही दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक चित्र में हाथ पकड़ा गया है, जो आपराधिक बल का उदाहरण है, और दूसरे में केवल मुट्ठी दिखाई गई है, जो हमले का संकेत है। तो जो याद रखें वाला बॉक्स है वो बहुत काम का है। बहुत। ये एक सीधा प्रश्न बन सकता है कि क्या मुट्ठी दिखाना हमला है? और जवाब है हाँ। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 132 की, जो है लोक सेवक पर हमला। पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अपराध की प्रकृति, अगर कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। और उद्देश्य, उसे विधिपूर्ण कर्तव्य निभाने से रोकना या डराना। गंभीरता, यह राज्य के खिलाफ कार्य माना जाता है, इसलिए सजा कठोर है। और एक एग्जाम अलर्ट भी है, सजा 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जी। सबसे पहले तो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट है कौन? इसमें कौन कौन आते हैं? पुलिस अफसर, सरकारी डॉक्टर, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो लोक सेवक है। अच्छा। और अपराध की प्रकृति को देखें तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है विधिपूर्ण कर्तव्य, मतलब लॉफुल ड्यूटी। इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ, मान लीजिए कोई पुलिस वाला
अपनी वर्दी में ट्रैफिक नियंत्रित कर रहा है और कोई उसे डराने के लिए उस पर हाथ उठाता है, तो ये धारा 132 के तहत अपराध होगा। मतलब उद्देश्य उसे उसकी ड्यूटी करने से रोकना होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इसकी गंभीरता की। इसे राज्य के खिलाफ क्यों माना जाता है? हाँ, ये मेरा भी सवाल था। क्योंकि लोक सेवक जो है वो राज्य का प्रतिनिधि होता है, उस पर हमला कानून व्यवस्था पर हमला माना जाता है, इसीलिए इसकी सजा ज्यादा गंभीर होती है। और जो एग्जाम अलर्ट है वो तो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी, परीक्षा में सीधा सवाल आएगा कि धारा 132 के तहत सजा क्या है। तो याद रखना है, 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों। इसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 133, 134 और 135 की, जो कुछ विशिष्ट स्थितियों से संबंधित है। पहले बुलेट पॉइंट्स। धारा 133 अपमान, किसी का अपमान करने के आशय से हमला, सजा 2 वर्ष तक जेल। धारा 134 चोरी, ले जाई जा रही संपत्ति को चोरी करने के प्रयास में हमला, सजा 2 वर्ष तक जेल। धारा 135 बंधक, किसी को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सेक्शन 135 के लिए बंधक बनाने के प्रयास में सजा 1 वर्ष तक जेल या 5,000 रुपए तक जुर्माना है। हाँ, तो इन तीनों धाराओं को एक साथ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमले के विशेष उद्देश्य से जुड़ी हैं। मतलब इरादा अलग अलग है। एग्जैक्टली। धारा 133 में हमला करने का मुख्य उद्देश्य है सामने वाले को अपमानित करना, जैसे किसी पर कीचड़ फेंकना। यहाँ सजा याद रखनी है 2 साल। और धारा 134 में इरादा चोरी का है। जी, यहाँ हमला चोरी करने के लिए किया जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करे और उसके लिए बल प्रयोग करे, सजा वही 2 साल। तो 133 और 134 में सजा एक जैसी है। हाँ, लेकिन अब आती है धारा 135 जो बंधक बनाने से जुड़ी है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ हमला किसी को अवैध रूप से एक जगह कैद करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें सजा अलग है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत ज्यादा। ध्यान दें, धारा 133 और 134 में सजा 2 वर्ष है, लेकिन धारा 135 के लिए नीचे अलग से सजा दी गई है, जो कि है 1 वर्ष तक जेल या 5,000 रुपए जुर्माना। बिल्कुल। परीक्षा में इन तीनों धाराओं की सजा में तुलना करने वाला प्रश्न आ सकता है। ये एक पेज हो सकता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 131 और 136 की, जो उकसावे के प्रभाव से जुड़ी हैं। इस चित्र में एक तराजू दिखाया गया है, जिसके एक पल्ले में गंभीर उकसावा है और दूसरा पल्ला हल्का है। हाँ। पॉइंट्स पढ़ती हूँ। धारा 136 गंभीर उकसावे पर, जब हमला अचानक और गंभीर उकसावे के कारण किया गया हो, कानून नरमी बरतता है। धारा 131 बिना उकसावे के, जब हमला गंभीर उकसावे के बिना किया गया हो, सजा 3 महीने तक जेल या 1,000 रुपए जुर्माना। और उकसावे का लाभ, धारा 136 में सजा कम होकर 1 महीना जेल या 1,000 रुपए जुर्माना रह जाती है। ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है ना? हाँ। कानून मानता है कि इंसान की भावनाएं अपराध को प्रभावित कर सकती है। अच्छा। धारा 131 जो है वो सामान्य स्थिति है। अगर कोई बिना किसी वजह के हमला करता है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है। ठीक है। लेकिन धारा 136, यहाँ कीवर्ड है अचानक और गंभीर उकसावा, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी ने आपको इतना भड़काया कि आपने तुरंत गुस्से में आकर हमला कर दिया। ये पहले से सोची समझी साजिश नहीं थी। तो कानून इस स्थिति में रियायत देता है? जी, कानून इस स्थिति में नरमी बरतता है। सजा 3 महीने से घटकर 1 महीना रह जाती है। अच्छा, परीक्षा में ये तुलना पूछी जा सकती है कि गंभीर उकसावे की स्थिति में सजा में कितनी कमी आती है। और ये तराजू का चित्र शायद यही संतुलन दिखा रहा है। एकदम सही, कि गंभीर उकसावा अपराध के भार को कुछ कम कर देता है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 140 की, जो है हत्या या फिरौती के लिए अपहरण। ये एक बहुत गंभीर अपराध है। हाँ, लग रहा है। पहले बुलेट पॉइंट्स, उद्देश्य और अपराध, किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करना, इरादा, उस व्यक्ति की हत्या करना या उसे इस प्रकार ठिकाने लगाना कि उसकी हत्या का खतरा हो। और इसमें कठोरतम सजा है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कठोर कैद और जुर्माना। जैसा कि मैंने कहा,
ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसकी सजा भी उतनी ही कठोर है। यहाँ अपहरण और व्यपहरण दोनों शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जी, इन दोनों में कानूनी अंतर है, लेकिन इस धारा के लिए बस ये समझना है कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना ले जाया गया है। और सबसे जरूरी चीज है इरादा। बिल्कुल, इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इरादा। हाँ। अपहरण का इरादा सिर्फ पैसे मांगना नहीं, बल्कि हत्या करना है। यह इसे फिरौती के लिए अपहरण से भी ज्यादा संगीन बना देता है। और इसीलिए सजा भी कठोरतम है। जी, सजा याद रखें, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी है। परीक्षा में गंभीर अपराधों की सजा अक्सर पूछी जाती है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस चर्चा की आखिरी स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 141 और 143 की, जो तस्करी और आयात से संबंधित है। पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। धारा 141, विदेश से आयात। भारत के बाहर किसी देश से लड़की या लड़के को इस आशय से आयात करना कि उसे अवैध संबंधों के लिए मजबूर किया जाए। सजा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान। धारा 143, मानव तस्करी, शोषण के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन या शरण देना। इसमें वेश्यावृत्ति या बंधुआ मजदूरी शामिल है। और इसमें आयु सीमा भी महत्वपूर्ण है। धारा 141 के लिए लड़की के लिए 21 वर्ष से कम और लड़के के लिए 18 वर्ष से कम। ये दोनों धाराएं मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध से जुड़ी हैं। जी। धारा 141 में कीवर्ड है विदेश से आयात। ये अपराध तब होता है जब किसी नाबालिग को भारत में अवैध यौन संबंधों के लिए लाया जाता है। और धारा 143? धारा 143 मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक व्यापक रूप है। जी। इसमें सिर्फ लाना ले जाना ही नहीं, बल्कि शोषण के लिए भर्ती करना, कहीं रखना, ये सब शामिल है। और यहाँ शोषण का मतलब बहुत बड़ा है। बहुत व्यापक है। इसमें वेश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी दोनों आते हैं। और जो आयु सीमा वाला बिंदु है, हाँ। वो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। सबसे ज्यादा। धारा 141 के तहत अपराध के लिए लड़की की आयु 21 वर्ष से कम और लड़के की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये आयु सीमा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे जरूर याद कर लें। और सजा भी कठोर है, 10 साल तक का कारावास। जी, तो आज हमने धारा 129 से 143 तक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का एक त्वरित रिवीजन किया। जी। हमने आपराधिक बल और हमले का अंतर समझा, लोक सेवक पर हमले की गंभीरता को जाना और उकसावे के कानूनी प्रभाव को भी देखा। और साथ ही अपहरण, आयात और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों और उनकी कठोर सजा पर भी चर्चा की। और अब देखते हैं कि परीक्षा में इन विषयों से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हाँ। पहला, आपराधिक बल धारा 129 और हमला धारा 130 में मुख्य अंतर क्या है? और इसका उत्तर है शारीरिक संपर्क। दूसरा, गंभीर उकसावे की स्थिति में हमले की सजा क्या है? उत्तर है धारा 136 के तहत 1 महीना जेल। तीसरा, विदेश से अवैध आयात यानी धारा 141 के अपराध के लिए लड़की की निर्धारित आयु क्या है? इसका उत्तर है 21 वर्ष से कम। और चौथा, हत्या के इरादे से अपहरण यानी धारा 140 के लिए अधिकतम सजा क्या हो सकती है? उत्तर है आजीवन कारावास। इन प्रश्नों और आज की चर्चा से तैयारी में अवश्य मदद मिलेगी। अगली बार हम कुछ और महत्वपूर्ण धाराओं के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।